जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और जो नया सेगमेंट है वो कल की तरह रखा है। आज भी हमने जो अपने सेगमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है वो है सोशल वेलफेयर क्या होता है और जिस तरीके से फलाही इदारे काम करें और जिस तरीके से सोशल वर्कर्स होते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे होते हैं और साथ ही साथ NGOs को लेकर चल रहे होते हैं। कहते हैं ना कि इंसानियत के लिए सर्व करना बहुत मुश्किल होता है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, मज़ा तो तब आता है जब आप दूसरों के लिए जिएं। तो ऐसे में इंसानियत की खिदमत करना बहुत ज़्यादा जो है कम लोगों के अंदर देखा जाता है ये जज्बा, और अल्लाह ताला हर किसी को शर्फ बख्शता भी नहीं है। ऐसे ही सोशल वर्कर आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है अब्दुल कादिर मेमन, जो कि सदर है गार्जियन वेलफेयर एसोसिएशन के। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। जिस तरीके से हमने कल भी एक सोशल वर्कर को बुलाया था और जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, दस्तरख्वान लगा रहे थे, तो आज भी हम जो है वो अब्दुल कादिर से जानेंगे कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी जो NGO है वो क्या काम कर रही है और वो किस तरीके से अपनी NGO को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले तो अब्दुल कादिर वेलकम करूंगी शो के अंदर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि आपकी जो आप सदर हैं गार्जियन वेलफेयर एसोसिएशन के, तो किस तरीके से इस जो है वो आपने NGO का क़याम किया और क्या सोच कर क़याम किया? असल ये NGO का क़याम तो खैर बहुत बाद में हमने किया। असल स्टार्ट के अंदर हम कुछ आपस की दोस्त यार थे जो हमने एक टीम बनाई, टीम गार्डन का, जिसको हमने नाम दिया, जिसके अंदर हम इलाके की छोटे मोटे मसले मसाइलों के ऊपर बात करते हैं। जिस टाइम चेयरमैन वाइस चेयरमैन का दौर था कि कहीं अगर पानी सेवरेज का जमा है या कहीं मैनुअल कैप वगैरह नहीं है तो उसकी हमने निशानदेही कर दी। इस तरीके से हम काम कर रहे थे। आहिस्ते आहिस्ते टाइम बढ़ता गया। आज से गुज़िश्ता 2 साल कबल गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन का क़याम हमने किया, जिसके अंदर गरीब मुस्तहिक लोगों को राशन पहुंचाना, बहन बेटियों की शादी के मामला, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, हॉस्पिटल के जिनके जो मामला होते हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन का कैंप आज भी हमारा लगता है। सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन हमारे वर्कर्स, हमारे वॉलंटियर्स करते हैं PWA को, सिविल हॉस्पिटल के ताउन से। गुज़िश्ता 2 सालों से ये मामला चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 सितंबर योम दिफा का भी दिन है, जो योम दिफा पाकिस्तान है, उस दिन हमने इसका क़याम किया था और ये 2 साल भी हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको 2 साल कंप्लीट होने सर्विस पर। करते हुए, इंसानियत की मखलूक की खिदमत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हमारे कंप्लीट हो गए। मज़ीद भी आगे भी हमारा ये अज़म है इंशाअल्लाह ताला कि आगे हमें इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जोश के साथ, जो पिछला जो साल हमारा था, पिछले साल में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे काम की हमारी जिम्मेदारियाँ नहीं थी जो अब है। तो पहले हमने काम जो स्टार्ट किया था तो गिनती के हम 4 से 6 लोग थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ एक काफिला है और तो टोटल हमारे पास यूथ है, यंग लोग हैं। अच्छा। ये आप समझ लें कि 18 से लेकर 25 तक की एज के लड़के हमारे पास हैं। बहुत ज़्यादा अगर ऊपर आप चले जाए तो 27, 28 जो वॉलंटियर की सूरत में आपके पास काम कर रहे हैं। कहने का मकसद ये कि यंग नस्ल है बिल्कुल ये। अच्छा। कि जिनके अंदर एक जोश है, एक जज्बा है कि यार हम अपने इलाके की, अपने मोहल्ले की, अपने एरियाज़ की खिदमत करें। कि हमारा जो एरिया है गार्डन, रनछोला, उस्मानाबाद, रामसामी, ये एरिया में अगर आप मालूमात लें तो बिल्कुल पसमानदगा इलाके में कहलाता है। यहाँ पे लोगों को खाने पीने के मामला भी बहुत सारे ख़राब हैं। बच्चों की स्कूलिंग तो आप समझ लें कि बिल्कुल 100 में से अगर 50% आप समझें अगर है तो है, वरना वो नहीं है। क्योंकि बैक फ्रंट का जो एरिया है गार्डन वेस्ट, गार्डन ईस्ट, या तो सब तो आप लोगों ने पसमानदा इलाकों पे ज़्यादा फोकस रखा कि जहाँ पर स्कूल की प्रॉब्लम्स है, खाने की प्रॉब्लम है, लोगों के घर में राशन नहीं है। इन सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने सोचा कि उन लोगों की मदद की जाए। अच्छा, ये आइडिया कैसे बिल्डअप हुआ? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप भी माशाल्लाह यंग ही हैं, यंगस्टर यूथ में ही आते हैं। तो ऐसे में यंगस्टर जब इस फील्ड के अंदर आते हैं तो पहले तो बड़ी खुशी होती है देख कर, क्योंकि इस तरह का जज्बा देखना, क्योंकि इस एज में लोग अपने बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जब इस फील्ड के अंदर आते हैं तो देखकर खुशी होती है और साथ ही साथ ये भी जो है तसव्वुर किया जा सकता है कि आप जैसे लोग जो है ह्यूमैनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो जब ये ह्यूमैनिटी के लिए काम करने का आपने सोचा तो क्या सोचा कि किस तरीके से कोई ऐसा पहला वाक़या हुआ होगा आपकी ज़िंदगी के अंदर जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने कहा कि अब मैं इस फील्ड के अंदर काम करूँगा और लोगों की खिदमत करूँगा? देखिए, मैंने आपको एक बात कही ना कि टोटल हमने जो काम स्टार्ट किया ना अपने एरियाज से ही किया। हमारे इलाके में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, एक नहीं है। हमारे इलाके में आपको सेवरेज के पानी का सबसे ज़्यादा इशू मिलेगा। हमारे इलाके में रोड कारपेटिंग के मामला, ये सारी चीज़ें तो उस टाइम चेयरमैन वाइस चेयरमैन को जिस टाइम पे दौर था, बलदियाती निज़ाम चलता था, तो हम इन चीज़ों पर काम कर रहे थे एक टीम की सूरत में। टीम की सूरत क्या थी कि हम कहीं खड़े हो जाते थे, हमने वीडियो बना ली कि यार फला फला जगह पर ये चीज़ की कमी है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को व्हाट्सअप कर दी, उन्होंने उस मसले को हल कर दिया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया। मगर गुज़िश्ता 2 साल कबल एक फैमिली बिल्कुल ये समझ लें कि उनकी एजिड थे, बिल्कुल 60-65
65 तक की उनकी एज होगी, वो रोड के ऊपर अपना पूरा सामान रख के बैठे हुए थे, मियाँ बीवी और उनकी 2 बेटियाँ। अच्छा, जहाँ हमारा उठना बैठना सारी चीज़ें थी, उस जगह पे तो खैर आज हमारा ऑफिस है, मगर उस टाइम खाली हम बैठते थे ऐसे ही रोड की वजह से। आपको पता ही है सर, बैठे होते हैं कुर्सियाँ उर्सियाँ लगा के बाइक्स वगैरह पे, तो वहाँ बैठे हुए तो हमारी नज़र पड़ी। जब जाके हमने उनसे बात की, उन्होंने अपने सारे मामला हमें बताया कि किराएदार मालिक मकान ने हमें घर से निकाल दिया, किराया ना देने की सूरत में किराया हम अफोर्ड वगैरह नहीं कर सकते। तो बस वो हमारी मेन बुनियाद थी। अच्छा, उस दिन जहन में आया कि यार हम खुद तो बहुत अच्छे घरों में रहते हैं, बहुत अच्छे सारे मामला सारी आशाइशों के साथ रहते हैं, स्कूलिंग कॉलेज वगैरह की सारी चीज़ें सब अच्छी चल रही हैं। इन लोगों का क्या, हमारे इलाके में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोशल वेलफेयर के नाम पे लोगों के साथ इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं कि जो मैं आपको बता नहीं सकता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी जो गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन है, बहुत कम फंड्स के ऊपर, मतलब बहुत सेलेक्टेड लोग हैं जो हमें फंड देते हैं, हालांकि नाम फंड्स का तकाजा करते हैं, नाम किसी से मांगते हैं कि आप हमें इतना फंड दें, या कोई ऐसे जैसे मौके आते हैं जैसे ईद का मौका, बकरा ईद का मौका, किसी चीज के कोई अच्छा, किसी किस्म की कोई कैंपेन नहीं चलाते फंड्स के हवाले से। और जिस तरीके से मैं अभी फंड्स के ऊपर ही आ रही थी, कोई फाइनेंशियल इशू किसी की तरफ से नहीं है, और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं कर रहा। नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं करता फाइनेंशियल हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 170 वॉलंटियर्स जो एट अ टाइम हमारे अवेलेबल हैं। अच्छा, 170 वही हमारे एरियाज के, बाहर के भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई नाजमाबाद का लड़का हमारे साथ गार्डन में काम कर रहा है। अच्छा, गार्डन के ही 170 वॉलंटियर हमारे साथ एट अ टाइम अवेलेबल हैं। जो भी उनके फंड्स वगैरह के हमारे जितने ही मामला होते हैं मंथली बेसिस पे आपस में खुद ही कर लेते हैं। अगर जैसे एक मिसाल है भी जो हमारा हफ्ते का प्रोग्राम है, तो आप लोग कैसे करते हैं? जब मैं आपके हफ्ते के प्रोग्राम की तरफ भी आऊँगी तो कैसे करते हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं कि कोई भी मामलात होते हैं, या किसी को राशन पहुँचाना होता है, या किसी की मदद करनी होती है, चाहे वो बच्चे की तालीम क्यों ना हो, तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं? कि आपस में ही फंड्स इकट्ठा करते हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं या जो इस टीम का हिस्सा हैं, वो लोग ही आपस में मिलकर फंड्स इकट्ठा करके उनकी मदद करते हैं? स्टार्ट के अंदर जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो हमने इस सोच के साथ स्टार्ट किया था कि मंथली बेसिस के ऊपर 100 रुपीज़ एक बॉक्स हमने रखा हुआ है। अच्छा, उसके अंदर हम मंथली बेसिस पे जितने भी हम आपस के जो भी लड़के थे हम 100 रुपीज़ उसके अंदर डालते थे। अच्छा, हमने जो स्टार्ट किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मंथली हम तकरीबन उस टाइम पे 4 या 5 राशन देते थे। अच्छा, फैमिलीज़ को। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मंथली बेसिस के ऊपर रेगुलर बेसिस जिसको आप समझ लेंगे, जो लगे बंदे हैं जिनको देना ही देना है, 120-130 बैग्स हमारे जाते हैं। अरे माशाल्लाह। और ये जितने भी सारे मामला होते हैं टोटल 80% जो ही हमारे अपने ही लड़के होते हैं जो मंथली बेसिस के ऊपर। अब तो ऐसा है कि जिसकी जितनी इनकम है, एक मिसाल अगर मेरी इनकम, यानी सब जॉब कर रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें से पार्ट डालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 5 बजे हम सब अपने ऑफिस से फारिग हो जाते हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं कि जो सुबह में ही फारिग होते हैं। अल्लाह ना करे सुबह के कोई मामला कोई चीज़, अब जैसे इंसिडेंट हुआ मेहरान टाउन वाला, इसके अंदर हमारे इलाके के 9 लोग थे जो इसमें मसले के अंदर जाँ बाग हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारे मामला, उनकी तदफीन, उनका कफन, उनकी मैयत, तमाम चीज़ें, तमाम मामला अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन ने की और आज भी कर रहे हैं। उनकी बच्चों की स्कूल की फीसें वगैरह की सारी जिम्मेदारियाँ भी हमने ली है, उनके राशन की जिम्मेदारियाँ। मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात के साथ कहना चाहूँगा कि हुकूमत सिंध ने तो 10-10 लाख रुपए का ऐलान किया इमदाद की मद में उनके लिए, मगर अभी तक उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज उस मामले को भी तकरीबन 20-25 दिन गुजर चुके हैं, मतलब इमदाद अभी तक नहीं, कुछ भी इमदाद नहीं दी गई उनको। वही आप लॉलीपॉप एक कह लें कि एक लॉलीपॉप उनको दे दिया गया कि हाँ ठीक है हम आपकी इमदाद का ऐलान करते हैं, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। फैक्ट्री मालिकान है उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं गई। ये जो फैमिलीज हैं, एक घर के 3 भाई हैं, एक घर के 4 अफराद हैं, एक सिंगल है, टोटल 9 डेड बॉडीज हमारे एरियाज की हैं। आप अगर उनके घर में जाके देखें, एक कमरे का घर है, ये स्टूडियो हमारा बहुत बड़ा है जिसको हम डेडिया कहते हैं, 1 बेडरूम जिसको हम कहते हैं डेडिया कहते हैं। उसके अंदर वो रिहायश पजीर और 8-10 हज़ार उनका किराया, 20 हज़ार उनकी सैलरी आती थी कंपनी से। उनका तो वाहिद कफील चला गया ना, वो कहते हैं ना घर के कमाने वाले चले गए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप लोग उनका साथ दे रहे हैं और आप लोग उनका सहारा बने हुए, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है। आप लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए ऐसी बात पर, जिस तरीके से आप बयान करें एक एक लम्हात को कि किस तरीके से सानिया पेश आया। और उसके बाद जो है हुकूमत ने ऐलानात के, लेकिन ऐलानात के बावजूद हुकूमत ने इमदाद फराम नहीं की, और साथ ही साथ ऐसे वक्त में आप लोग खड़े हुए उनके कफन दफन से लेके खाने पीने से लेके तमाम चीज़ों को आप लोग देख रहे हैं, और आज तक मेरे ख्याल से आप लोग उनको टेक ओवर कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। बहुत बेहतरीन बात है। आपसे अब्दुल कादिर और भी बहुत सारी चीज़ें जानूंगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले अब्दुल कादिर से बहुत सारी बातें कर रहे थे। जिस तरीके से अब्दुल कादिर एक्सपीरियंसेस बता रहे थे कि किस तरह से लोगों की हेल्प की जाती है और साथ ही साथ जो मेहरान टाउन वाक़या हुआ था उसकी इमदाद अभी तक लोगों को प्रोवाइड नहीं की गई और वही लोग जो हैं वही जो रहने वाले हैं वहाँ पर वो अब्दुल कादिर के एरिया के अंदर ही रहते हैं और वहाँ पर अब्दुल कादिर जो है किस तरीके से उनको हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से तो कोई हेल्प नहीं की गई, लेकिन इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो NGO है वो बढ़ चढ़कर उनका साथ दे रही है और साथ ही साथ उनकी हेल्प भी कर रही है, उनको अकेला नहीं छोड़ा इन मुश्किल वक्त में, इन मुश्किल दौर के अंदर। अच्छा अब्दुल कादिर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि वहाँ पर आप लोगों ने फैमिलीज़ को टेक ओवर किया हुआ है, उनके घर में राशन पहुँचाना, बच्चों की स्कूल की फ़ीस और दीगर जो अखराजात होते हैं वो भी आप लोग ही उठा रहे हैं, तो क्या उनकी फैमिली की तरफ से कोई हुकूमत की जानिब से रब्ता नहीं हो सका? किस तरीके से उन्होंने जो है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत ने जब एक ऐलान किया है तो वो अभी तक ऐलान इमदाद की रकम जो है वो नहीं पहुंची वहाँ तक, तो आप लोग के थ्रू आउट उन्होंने कैसे रब्ता किया? आप लोगों को कैसे पता चला कि इनके घर वाक़या पेश आया, सानिया पेश आया? देखिए, बात ये कि ये वही एरिया है कि जहाँ पे हम छोटे से बड़े हो गए, उस्मानाबाद। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है सुबह 9:10 के ऊपर, उसके ठीक 10 मिनट बाद मुझे कॉल आई एक अननोन नंबर से, बोला ये नहीं एरिया और ये आपके एरिया का मामला है, आपके एरिया के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, ये जो लोग मेहरान टाउन वाकई में जाबाग हुई आपके एरिया के। मैं जैसे ही उठा, मैंने थोड़ी सी उसकी मालूमात निकाली तो पता चला कि जहाँ हमारा ऑफिस है, जहाँ हमारी बैठक एक तरीके से आप कह लें कि जहाँ हम बैठते हैं, उसी के बिल्कुल बैक साइड गली के अंदर ये इंसिडेंट था। स्टार्ट के अंदर हमारे पास जब इत्तला दें कि एक ही घर के 3 अफराद हैं, जब हम वहाँ पहुँचे, जाके हमने सारी चीज़ें देखी तो वहाँ पे मैं आपको क्या कहूँ कि बस सियासी शो चल रहा था वहाँ पे। अच्छा। हर बंदा आ रहा है, 2-4 ऐलानात कर रहा है, अपनी पब्लिसिटी वहाँ पे बढ़ा रहा है, फोटो सेशन करवा रहा है और जा रहा है। अच्छा। असल जो अमली काम है ना वो दिखता है। देखिए, आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये उन्हीं इलाके के लोगों की, मेरी माओ की, बहनों की, बुजुर्गों की दुआएं जो मुझे यहाँ तक लेके आई हैं। वरना मेरा क्या, मेरा भी कुछ भी नहीं है, मैं भी अपना कारोबार करूँ, अपने कामकाज देखूँ, जैसे सबकी फैमिली है ऐसे मेरी भी फैमिली है। मेरे घर में ही मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, मेरे वालिद हैं, मेरे बच्चे, सारी चीज़ें। तो मैं भी वो सारी चीज़ें देख सकता हूँ। मगर ये मैं अपने रब ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी मखलूक के लिए चुना, उसकी खिदमत के लिए चुना। हमारे साथ इलाके में मैं आपको क्या बताऊँ कि अल्लाह पाक इस चीज़ का गवाह है कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि अगर हम तो एक फलाही काम कर रहे हैं, हमारा कोई सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वाबस्तगी नहीं, ना कोई मजहबी जमात से, ना हमारा किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक, ना कोई लेन, ना कोई देन, ना वास्ता। हमारे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं कि मेरे खुद के साथ ज़ाती तौर पे, मैं एक सोशल वर्कर हूँ इलाके का, मेरे खुद के ऊपर 3 अटैक हो चुके हैं जिसकी FIR थाने के अंदर मौजूद है। अच्छा जी। तो मतलब जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है उनके लिए भी काम करना बहुत मुश्किल है, यानी अगर वो खुद से मदद करना चाह रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं तो ऐसे में उन पे भी अटैक्स हो रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला आपकी जान की हिफाजत करे। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, अब कोरोना का दौर भी आपके सामने, ठीक है, पैंडमिक की सिचुएशन है, वबा का दौर है, और जब स्टार्टिंग में ये वबा आई थी तब तो लोग बड़ी तादाद में बेरोज़गार भी हुए और जिस तरीके से लोगों ने सफ़र किया और आज तक सफ़र कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि बहुत सारी जगहें बंद हैं, बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो बंद हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लोगों ने आपसे कैसे रब्ता किया? आप लोगों ने लोगों की कैसे हेल्प की? असल जिस टाइम लॉकडाउन स्टार्ट हुआ पिछले साल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। मैं पिछली बार भी जब शो में आया था मैं बात बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 बैग्स आटे के जो होते हैं 5 किलो वाले, उससे हमने राशन देना शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लॉकडाउन के अंदर 14-14.5 हज़ार राशन हमने तकसीम किया। अच्छा, माशाल्लाह। जिसके एविडेंस, जिसकी लिस्टें आज भी हमारे पास मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमने फ़ोटो सेशन नहीं किया, किसी को देते हुए किसी की इज्जत हमने मजबूर नहीं की, इज्जत नफ्स उसकी मजबूर नहीं की, ना किसी की वीडियो बनाई, ना किसी की पिक्चर। मैं मुखैर हज़रात का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उस वक्त भी सिर्फ एक ऐलान किया था कि ये हमारे इलाके के लोग हैं, जिसके अंदर ताजिर बिरादरी ने, मुख्तलिफ बिल्डर हज़रात ने, बड़े स्टोर मालिकान ने, मुख्तलिफ वेलफेयर्स ने, अच्छा, जो बाहर की जो वेलफेयर है उन्होंने हमारे साथ इतना ताउन किया कि हमारी सोच नहीं थी कि 14-14.5 हज़ार राशन कहना तो खैर बहुत आसान है, लेकिन बनाना बहुत वो मुश्किल जब आना बनाना वो बहुत मुश्किल है। JDC वेलफेयर, सैलानी वेलफेयर ने भरपूर तादाद में, आप जिसको कहते हैं कि उन्होंने ट्रकों के ट्रक हमें भर के दिए कि जाएं आप तकसीम करें इसको अपने एरियाज के अंदर। तो उस टाइम हमने सिर्फ एक छोटा सा ऐलान किया था कि भाई जिसको यहाँ पे आना है, राशन देना है, अपने हाथ से आगे तकसीम करे, एज अ वॉलंटियर हम आपकी खिदमत करेंगे। अच्छा।
हम और आपको आप लोगों लोग के उस घरों तक लेके सिचुएशन के जाएंगे। अंदर भी पीछे हट गए और जो फलाई तंजीमें उनको आपने आगे कर दिया कि आप लोग खुद अपने हाथ से आके दे दें लोगों को, ताकि लोग जो है वो अपना गुजर बसर कर सके। बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको सुनती जा रही हूँ तो आपको यही एहसास हो रहा है कि आप वाकई जो इंसानियत के खिदमत के लिए पैदा हुए। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पैंडमिक की सिचुएशन के अंदर भी आपने 1400 आई थिंक जो है 14,500 ओके 14,500 राशन जो है, मैं तो 1400 पे आ रही थी और ये हज़ार की तादाद में। और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, ये ऐसी सिचुएशन होती है कि आप खुद भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल में आपके भी कारोबार बंद हैं, आपके भी जो है तमाम जॉब्स जो हैं वो बंद हुई हुई हैं, वहाँ नहीं जाना हो रहा। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप दूसरों का सोच रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन बात है। अच्छा अब्दुल कादिर, कौन सा ऑफिस है, कहाँ बनाया हुआ है ऑफिस और कब क़याम किया ऑफिस का? जो ऑफिस का क़याम हमने जिस दिन गार्डन वेलफेयर का क़याम किया था उसी दिन हमने ऑफिस का क़याम किया था उस्मानाबाद बलोच क्लिनिक। अच्छा। सिद्दीकवाब रोड कहलाता है। जैसे गार्डन जू से आप अंदर की तरफ आएंगे ना तो वहीं हमारा ऑफिस है। उसी एरिया को ज़्यादा हम फोकस करते हैं कि उसकी वजह ये है कि हमारे एरिया के अंदर ऐसी कोई फलाई तंजीम नहीं है। अच्छा। सियासी जमातें तो वहाँ बहुत सारी हैं जो वहाँ वोट लेने भी आती हैं, विजिट करने जो भी अपने आती पावर होंगी। शो भी वहाँ पे दिखाने आती है, जो विजिट करने भी आते हैं। उस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, मेरे पास कल भी एक सोशल वर्कर थे और मैंने उनसे जब पूछा था कि ऐसे जब सूरत हाल होती है, जब ऐसे मामलात होते हैं या कहीं सानिया होता है या सानिया के साथ साथ जब तंजीमें काम कर रही होती हैं, फलाई इदारे काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में सियासी सपोर्ट आप लोगों को कितना मिलता है? क्या वो लोग आके फंड्स देते हैं आप लोगों को? देखिए, सियासी सपोर्ट तो सिर्फ हमें इतना मिलता है कि अगर वो आगे हमारे साथ खड़े हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको खुद के साथ गुजरे हुए कुछ लम्हात से आगाह करता हूँ कि हम एक प्रोग्राम करते हैं। हमारा गार्डन में वाहिद प्रोग्राम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर मंथली या 2 मंथ बाद प्रोग्राम अच्छा तरतीब देते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ बेसिस के प्रोग्राम होते हैं। जैसे ईद के हवाले से, बकरा-ईद के हवाले से, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, हाँ बिल्कुल आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए। तो उसके अंदर जब हम सियासी पार्टीज के लोगों को बुलाते हैं ना कि सर आप भी आए, आप भी आए, आप भी आए, ये आपका एरिया जिन्होंने आपको वोट दिया है गेस्ट के तौर पर, गेस्ट के तौर पर, तो आप यकीन माने उनके अल्फाज बताऊं क्या होता है कि अगर आप उसको नहीं बुलाओगे तो मैं आऊंगा, आप उसको नहीं बुलाओगे तो मैं आऊंगा, आप उसको नहीं बुलाओगे तो मैं आऊंगा। आपस की मतलब आपस के कंपटीशन के अंदर ये अपने इलाके के उन लोगों को छोड़ देते हैं कि जो आपके शाना बशाना खड़े रहते हैं। यही तो लोग हैं जो आपको ऐवानों तक पहुंचाते हैं। यही लोग हैं जिनकी वजह से आपको सिंध असेंबली, नेशनल असेंबली की सीटें मिलती हैं। यही लोग हैं जिनकी वजह से आपको प्रोटोकॉल मिलता है। यही लोग हैं जिनके टैक्सेस से आपको सैलरी मिलती है। यही लोग हैं जिनसे आपके सारे आराम, सारी आशाई से पूरी होती है। मगर वही वाली बात है कि जब तक काम है, जब तक नाम है, जब तक आपको उनकी जरूरत होती है उन लोगों की, जब तक आपको उनसे वोट चाहिए होता है, जब तक आपको अपना पावर दिखाना होता है, भी हो रहे होते हैं, तो जब तक तो आप उनके साथ रोड पे भी बैठे हुए होते हैं। मगर जब वो टाइम, वो पीरियड गुजर जाता है तो उसके बाद आपका अता पता नहीं होता। आपको दूरबीन लेके भी ढूंढे तो आप कहीं नजर नहीं आते। सही। अब्दुल कादिर ने जिस तरीके से बात की कि जितने भी सियासी तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ पर आते तो हैं और वहाँ पर आकर चक्कर भी लगाया जाता है, और जब इनको प्रोग्राम्स में इनवाइट किया जाता है तो वो आपस की रंजिशें लेकर बैठ जाते हैं और कंपटीशन लेवल ये होता है कि अगर उसको बुलाया है तो मैं नहीं आऊँगा। यानी लोगों का कोई नहीं सोचना। बेसिकली मकसद आप यहाँ पर डिस्कशन करने का ये है कि आवाम का कौन सोच रहा है। आवाम का क्या ये सोचने वाले सिर्फ ये फलाई इदारे रह गए हैं, या सियासतदानों का भी हमारे काम है, या हुकूमत का भी हमारा काम है कि वो आवाम के बारे में सोचे या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकाले आवाम की खातिर जो है वो रिलीफ दे कम से कम इन चीज़ों के ऊपर, महंगाई को ख़त्म करके। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि ये डिपेंडेंट हो गया है तमाम चीज़ें फलाई इदारों के ऊपर, और जो हम देख रहे होते हैं कि तंजीमें काम कर रही होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं, ऐसे में सियासी जमातें भी बाखूबी देख रही होती हैं, हुकूमत भी बाखूबी देख रही होती है कि ये लोग जो है वो काम करें, इसलिए वो इत्मीनान से बैठी होती है कि कोई शख्स जो है वो भूखा नहीं सोएगा। क्योंकि जगह जगह, जैसे कि मैंने आपको कल भी दिखाया था, दस्तरखान लग रहे हैं, लोगों को 2 वक्त का खाना मिल रहा है, लोगों का पेट भरा जा रहा है, और साथ ही साथ ऐसी जो अब्दुल कादिर की ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग राशन पहुंचा रहे हैं घरों में। तो ऐसे में हुकूमत कहाँ आवाम का सोचेगी। लेकिन वही वाली बात आ जाती है अब्दुल कादिर कि जब हम ये बात करते हैं कि हुकूमत को मौका ही नहीं मिलता कि वो आवाम का सोचे, आप लोग खड़े हो जाते हैं बैकअप पे, या आप लोग कोशिश कर करके थक जाते हैं कि आप लोग हुकूमत को जगाते रहें, लेकिन हुकूमत नहीं जागती लोगों की मदद करने के लिए। कहाँ कोताहियाँ बढ़ती जाती हैं। देखिए, किसी को शौक नहीं होता कि वो किसी से भीख मांगे। हम एक तरीके से भीख ही मांगते हैं ना किसी से। अगर मैं किसी से कोई बात कर रहा हूँ कि यार ये फला हमारा काम है, उसके अंदर आप हमारी हेल्प करेंगे, तो एक तरीके से भीख हो गई। मगर बात यह है कि जब हुकूमत नहीं करेगी, जब कोई आवाम का पुरसाने हाल नहीं होगा, मैं आवाम की बात नहीं करता, मैं गार्डन के एरिया की बात करता हूँ कि मैं इस वक्त गार्डन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन की। जब गार्डन के एरिया का, उस्मानाबाद का, रंचो लाइन का अगर कोई नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? हमें ही सोचना पड़ेगा। उसके लिए फिर चाहे हमें भीख मांगनी पड़े, उसके लिए चाहे हमें अपने घरों से निकलना पड़े, अपनी ज़ाती
चीज़ों को हमें बाले ताक रखते हुए उस आवाम के लिए खिदमत करनी पड़े तो हम तो करेंगे। उसकी वजह ये हम उस इलाके के बच्चे हैं, उस इलाके में छोटे से बड़े हो गए, उन बुजुर्गों के हाथों में बड़े हो गए कि जो आज हमारे से कुछ हेल्प लेने आते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे उनकी हेल्प? हम तो बिल्कुल करेंगे। जो नहीं कर रहा तो रोज़े आखिरत उसको उसका जवाब देना है। जितने हमारे पास इख्तियारात हैं, जितनी चीज़ें हमारे हाथ में, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको लोगों के ऊपर सर्व कर दें। ठीक है, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, जितना आप लोगों से बन सकता है उतना आप लोग करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की कि मोहल्ले के स्कूल्स के हवाले से भी कि उनको भी अपग्रेड कर रहे हैं आप लोग, और साथ ही साथ बच्चों की तालीम पर भी फोकस करें कि उनको भी स्कूलों की तरफ मुतवज्जा किया जाए। लेकिन जैसे कि अभी ब्रेक पर जाने से पहले आप मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके ख़ानदान वाले उन्हें स्कूल जाने ही नहीं देते। हम उनका स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जो कहते हैं ना पॉकेट फ्रेंडली को देखते हुए, पॉकेट को देखते हुए कहते हैं कि 200 रुपये या 300 रुपये जो है रोज़ के हमारे पास आने चाहिए, जिससे हमारे घर का रोज़गार चलता रहेगा। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से फैमिलीज़ को टैकल करते हैं आप लोग? असल उसकी वजह यही है ना कि उस एरिया के अंदर गरीबी और मुफलिसी बहुत ज़्यादा है। उनके पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने? हर किसी की ये ख्वाहिश होती है, मगर जब उनके घर के अंदर खाने को नहीं होगा तो कौन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेगा? आप यकीन माने ऐसे ऐसे केसेस हमारी नज़रों के सामने से गुजरते कि हम उन बच्चों का प्रॉपर एडमिशन, मतलब एडमिशन फीस से लेकर मंथली फीस के जितने मामला होते हैं हम सारी चीज़ें अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं, किसी की भी सपोर्ट कर देते हैं कि सर ये आपकी जिम्मेदारी, आपको इसको देखना है। बोलते हैं ठीक है। 2 दिन बाद वहाँ से स्कूल से कॉल आती है कि फलां बच्चे का आपने एडमिशन कराया था, वो उनके पेरेंट्स आके कोर्स वगैरह वापसी देंगे और बच्चे को ले गए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें इन तमाम मामला को डील करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सही। अच्छा, इन फ्यूचर क्या सोच रहे हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देख रहे हैं और आगे आपने क्या प्लानिंग की हुई है? मैम देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशन का हमें कुछ भी नहीं सोचना। ऑर्गेनाइजेशन हमारी रहे या ना रहे, हमारी एक सोच जो पहले दिन से है वो आज तक और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। ये मेरी नहीं, मेरी पूरी टीम की, कि हमें अपने इलाके की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए काम करना है, चाहे उसके लिए हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़े, किसी भी सतह पे जाना पड़े। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने आपको आगे बोला हो कि आप फंड्स लें और अपनी वेलफेयर एसोसिएशन चलाएं। आप यकीन माने ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि इतनी रकम आप लें और उस वेलफेयर एसोसिएशन को ख़त्म करें। अच्छा, बनाने के लिए या फंड्स देने के लिए कोई नहीं आता, वह ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। उसकी वजह ये कि वहाँ पे हम कोई गलत काम नहीं होने देते। किसी भी चीज़ की कोई भी एक ऐसा कोई मामला होता है कि जिसकी निशानदेही करने की जरूरत होती है। आप लोग 24 आवर्स अलर्ट रहते हैं वहाँ पर? बिल्कुल 24 आवर्स अलर्ट रहते हैं। रात को 4 बजे भी अगर हमें कोई कॉल करते हैं ना कि हमारा ये इशू है, बहुत सारे इशूज छोटे छोटे होते हैं कि यार किसी को थाने में कोई उसके साथ कोई मामला है, कोई एरिया के अंदर है, कोई हॉस्पिटल में किसी को ब्लड की ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 5 बजे भी ये अगर 2 साल के अंदर आज जो हमें पजीराई मिली है ऐसे ही थोड़ी मिली है। लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है। आज 2 साल के अंदर जो लोग हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर बिरादरी जितनी भी है, मैं उनकी पीठ पीछे किसी की कोई तारीफ नहीं, हमें कोई फंड नहीं देता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से वाकिफ है हमसे। हालांकि गार्डन एक बहुत छोटा एरिया, कोई बड़ा एरिया नहीं है, 2-2.5-3 किलोमीटर का पूरा एरिया है वो। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि फला लोग हैं। उसके अलावा तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें, उनकी नॉलेज में सबकी है कि यार ये गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन वाले और ये इस एरिया के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? काम कर रहे हैं जब ही दिख रहा है ना। बिल्कुल, कादिर ने जैसे कहा कि काम कर रहे हैं तभी तो दिख रहा है ना। जिस तरीके से कादिर बता रहे हैं कि उनकी इंसानियत की खिदमत कितनी ज़्यादा, और साथ ही साथ कोई सियासी पार्टी उनका साथ नहीं देती, साथ ही साथ कोई कारकुन उनका साथ नहीं देता, और इनकी एक पूरी टीम इन्होंने मेंटेन की हुई है वॉलंटियर की सूरत के अंदर भी, जो कि लोगों की खिदमत कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। और ये काम जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत का काम है कि हुकूमत इस तरीके की पॉलिसीज़ लेकर आए कि फलाही इदारों को ज़रूरत ही ना पड़े लोगों की खिदमत करने की या लोगों के लिए इंसानियत के लिए काम करने की, क्योंकि ये लोग, इन लोगों का काम नहीं है लोगों को चलाना। हुकूमत का काम है कि हुकूमत ने आवाम लोग को कितना रिलीफ देना है, आवाम को किस तरीके से चलाना है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि फलाही इदारे उन मुल्क में बनते हैं जो मुल्क मांगने की सूरत हाल पर आ जाता है, और जो लोग जो कहते हैं ना कि वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाता जहाँ पर फलाही इदारे मौजूद होते हैं। तो फलाही इदारे तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर लोगों को ज़रूरत पड़ती है, ऐसी सूरत हाल में अब्दुल कादिर जैसे लोग जो है वो खड़े होते हैं, इनकी पूरी टीम जैसे लोग जो है खड़े होते हैं लोगों के लिए, और एक मसीहा बन के लोगों के सामने आते हैं। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर आप आए और अपने तासुरात आपने बताया कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें और साथ ही साथ लोगों के लिए काम करें। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।